नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। मौसम पूरे प्रदेश में आज या तो बर्फबारी वाला बना हुआ है या फिर बारिश हो रही है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर बारिश की इस वक्त जरूरत है। और आज पहले तो बात करेंगे अभी तक का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। शिमला की अगर मैं बात करूं तो कुफरी से लेकर नारकंडा तक बर्फबारी का क्रम चल रहा है। मनाली, लाहौल स्पीति से लेकर सोलंग नाला तक बर्फबारी हो रही है। और इसी तरह से जो सड़कों पर भी अब इसका इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। शिमला की अगर बात करें तो रामपुर जो कनेक्टिविटी है कुमारसेन की तरफ से वो बंद हो गई है, नारकंडा की तरफ से जो है, क्योंकि नारकंडा के पास सड़क अवरुद्ध हो गई है। उसी तरह चौपाल, देहा चौपाल के लिए खिड़की के पास सड़क अवरुद्ध हो गई है। जहां तक बाकी मार्गों की बात है, शिमला में अभी तक टोटल 24 सड़कें जो लिंक रोड हैं वो ब्लॉक बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज रात को ये मौसम या इस तरह से बर्फबारी होती रही, क्योंकि प्रेडिक्शन जो है अभी 2 दिन की है, आज और कल दोनों की है। तो इसीलिए इसका जो और इम्पैक्ट आपको अभी देखने को मिलेगा, जिसमें सड़कें और भी बंद हो सकती हैं। हालांकि जहां तक मैदानी क्षेत्रों की बात है तो बारिश जरूर शुरू हुई है, लेकिन अभी उतनी नहीं है जितनी की जरूरत बारिश की है। और अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो भी अगले 4 दिन के लिए, वैसे 2 फरवरी तक के लिए सामान्य तौर पर मौसम जो है वो खराब बताया जा रहा है। लेकिन क्या इंपैक्ट आगे रहता है उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जहां तक बात बाकी मामलों की है तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर जो बहुत सारे लोग बार बार पूछते रहते हैं, 100 पोस्ट निकली थी ये कैबिनेट से, लेकिन अभी तक कोई नया अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि जो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नई पोस्टें कैबिनेट ने उसके बाद सैंक्शन कर दी थी। सिर्फ विभाग उनको भरने के लिए भर्ती नियमों को बनाने में लगा है, क्योंकि ये एक नया कैडर है। इससे पहले विभाग में ये कैडर था नहीं। और अब जो भर्तियां हैं वो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड को लेकर हो रही हैं। फॉरेस्ट गार्ड को लेकर डिपार्टमेंट में भी अभी तक कोई हलचल ऐसी नहीं है जिसको लेकर हम कह सकें कि ये भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की हो रही है। अगली अगर बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आज आए हैं, उनकी बात कर लें अभी। और ये 2 तरह के रिजल्ट हैं जिनको आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ये भी रिकमेंडेशन आ गई है। और इसके साथ स्कूल लेक्चरर न्यू बायोलॉजी, ये क्लास 3 है, कॉन्ट्रैक्ट पे है ये भी। और जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर भी क्लास 3 है, नॉन गेजेटेड ही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। दोनों का रिजल्ट घोषित हो गया है। और इस घोषणा के बाद राज्य चयन आयोग की तरफ जरूर बात होगी, क्योंकि राज्य चयन आयोग ने 2 प्रपोजल जो राज्य सरकार को दिए हैं। लेकिन अगर हम इनके रिजल्ट घोषित करने की बात करें तो इन्होंने एक टाइमलाइन दे रखी थी राज्य सरकार को, राज्य चयन आयोग ने, कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी पेंडिंग इनके पास रिजल्ट हैं, जो पिछले कर्मचारी चयन आयोग के पेंडिंग थे, उनको घोषित कर देंगे। लेकिन अभी भी 3 रिजल्ट इनके पास हैं अभी, और ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बीच में ये 3 छुट्टियां अचानक आ गई, उसमें से 2 अचानक आ गई, 1 छुट्टी तो खैर है ही। तो इस वजह से ऐसा लगता नहीं कि ये 31 दिसंबर की डेडलाइन को पूरा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बाकी जो रिजल्ट हैं वो निकल गए हैं। अब अगर इनके 2 प्रपोजल की बात करें तो दोनों प्रपोजल महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि एक प्रपोजल जो है आरसीए का वो है ओएमआर से एग्जाम कौन सा लेना है उसको लेकर, और सेकंड प्रपोजल है इनका सीबीटी एजेंसी को लेकर। दोनों राज्य सरकार को भेजे गए हैं। राज्य के जो युवा जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, जिसके लिए तैयारी करते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि राज्य चयन आयोग एटलीस्ट भर्ती एजेंसी के मामले में पूरी तरह फंक्शनल हो जाए, जो अभी नहीं है। और इन्होंने जो सरकार को प्रपोजल भेजे हैं उनकी एक तरह से अनुमति हो जाए। अब पहले प्रपोजल में यह है कि क्या जो हमीरपुर
चयन आयोग है वो ओएमआर के माध्यम से भर्तियां कर सकता है कि नहीं, यदि इनके पास कोई एजेंसी नहीं है। सरकार को जो प्रपोजल आया है आरसीए के माध्यम से, उसमें सिर्फ ये जिक्र नहीं है कि सीबीटी नहीं है तो हम ओएमआर से कर लें, लेकिन उसमें हवाला जो दिया गया है वो दिया गया है जो इनकी गाइडलाइन है, उसका रूल 14 का सब रूल 14 है। उसमें यह है कि अगर आयोग चाहे तो विकल्प के तौर पर ओएमआर का इस्तेमाल कर सकता है। अब राज्य सरकार को जो प्रपोजल दिया गया है, उस प्रपोजल में यह कहा है राज्य चयन आयोग ने कि जो 1000 से कम आवेदन अभ्यर्थियों के जिन पदों के अंगेस्ट हैं, जिस भर्ती के अंगेस्ट हैं, उसको राज्य सरकार हमें ओएमआर से एग्जाम करने की अनुमति दे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसमें सीबीटी की एजेंसी का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ आवेदकों की संख्या का जिक्र है। तो ये एक प्रपोजल हो गया जिस पे अनुमति का इंतजार है। अब सेकंड प्रपोजल है वो है सीबीटी को लेकर। राज्य चयन आयोग ने यह कहा है कि क्योंकि इनके पास सीबीटी के लिए अभी कोई एजेंसी नहीं है, नई एजेंसी के चयन में वक्त लग सकता है 6 महीने से ज्यादा का, इसीलिए राज्य सरकार ये अनुमति दे ऑन नॉमिनेशन बेसिस। भारत सरकार की एजेंसियां जो हैं उनमें से किसी का नॉमिनेशन के आधार पर चयन हो जाए, और इन एजेंसियों में एक है एडसिल, एक है आईटीआई। आईटीआई का मतलब है यहां इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, और एक है सीडैक जिसको भी सब जानते हैं। इनमें से एडसिल का एक्सपीरियंस राज्य चयन आयोग का है, क्योंकि जब एडसिल को यह काम दिया था ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा लेने का, तो एडसिल ने आगे ये जो एग्जाम है वो दे दिया था टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। अब उन्होंने एग्जाम लिया, रिजल्ट देरी हो गई क्योंकि उनको टाइम पे पैसे नहीं मिले, लेकिन इन तीनों में से किसी के चयन की बात कही गई है जब तक कि एजेंसी टेंडर के माध्यम से फाइनल नहीं हो जाती। हालांकि अभी भी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि यदि हमारी किसी भर्ती में, जैसे जेओआईटी होता है या क्लर्क होता है, या इवन आप ये कहिए कि पटवारी जैसी भर्ती है उसमें है, तो जहां आवेदन 50,000 60,000 से ज्यादा हो जाएंगे, वहां कौन सी एजेंसी जो है वो एग्जाम लेगी और कैसे लेगी, क्योंकि इतने तो कंप्यूटर ही प्रदेश में मौजूद नहीं है जिन पर ये एग्जाम लिया जा सके। तो ये अलग मैटर है, लेकिन ये दो प्रपोजल राज्य सरकार के पास लंबित हैं। जैसे ही ये आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है और क्या इसमें परमिशन देती है। अब इसके बाद बात करते हैं जो रिश्वत का एक मामला पकड़ा गया है, और रिश्वत का जो मामला पकड़ा गया है ये बेसिकली आज चंबा का है। वैसे जो ईडी के मामले हैं वो शिमला में एक अपडेट चल रही है, लेकिन ये वाला जो मामला है ये है चंबा का, और चंबा में विजिलेंस ब्यूरो ने ये आज एक्शन किया है। विजिलेंस ब्यूरो ने दरअसल आज, इसलिए इनके पास शिकायतें बड़े लंबे टाइम से थी, हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का चंबा का सहायक प्रोग्रामर है, ये प्रभारी भी है, 18,000 रुपए रिश्वत ये ले रहा था, और वहां जो रावी के किनारे जो कैफे है चौगान के साइड में, वहां पर इसने बुलाया हुआ था, और 3 महीने का जिसके इसमें एक्चुअली क्या था कि शिकायतकर्ता इसमें अंकित वर्मा नाम का कोई व्यक्ति है, विजिलेंस को शिकायत की थी कि वह कॉर्पोरेशन के तहत मास्टर ट्रेनिंग के तौर पर कार्य कर रहा था। 3 महीने का 90,000 रुपए इसको मेहनताना मिलना था, उसके बदले 18,000 रुपए ये व्यक्ति मांग रहा था। उसके बाद ये सारा ट्रैप सेट किया गया और उसके बाद इनको पकड़ा गया वहां पर, और जो मनी है वो भी रिकवर कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये ट्रैप का केस कंप्लीट हो गया है एक तरह से, और ये मामला अभी सामने आया है जो रिश्वतखोरी का है। और क्योंकि शिमला में तो ईडी वर्सेस सीबीआई आजकल चल रहा है, लेकिन चंबा में ये विजिलेंस ने किया है। इसके बाद अब बात करें ईडी पर सीबीआई की रेड से जो हड़कंप हुआ है उसको लेकर, और वो बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये शिमला के जो कार्यालय में ईडी का कोई अधिकारी है, ब्रॉकहाउस में यहाँ ऑफिस है ईडी का, उस पर सीबीआई की रेड हुई थी 2-3 दिन पहले, और 2-3 दिन लगातार ये चलती रही। उसके बाद चंडीगढ़ में इसके घर से 1.25 करोड़ रुपया बरामद किया गया, इसके भाई को भी अरेस्ट किया गया, और जो अधिकारी है वो अभी फरार बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे एक्शन के बाद जो ये सीबीआई का एक्शन था, इसके बाद जो ये ईडी का आरोपी अधिकारी है, इसके साथ साथ कई अधिकारियों को शिमला से अब ईडी ने ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन
अब आप देखिए कि इंटरेस्टिंग क्या केस है कि दोनों ही मामले जो हैं वो क्राइम को, फाइनेंशियल फ्रॉड को या किसी तरह के भ्रष्टाचार को, दोनों एजेंसियां उसको रोकने के लिए हैं। लेकिन सीबीआई को बड़े लंबे समय से ये इनपुट था कि ईडी में एक अफसर शिमला में ऐसा है जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, तो उसके बाद ये रेड की गई। हालांकि वो उस टाइम नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो मनी की रिकवरी हुई है उससे कुछ चीजें जो ट्रेल में मिल रही हैं। अगली बात अगर करें तो अब बात करते हैं बीजेपी के चुनावों का और साथ में कि भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा। ये आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दूसरी बात इसमें सिर्फ अध्यक्ष की नहीं है, जो 6 भाजपा में गए नेता हैं, कांग्रेस से जो गए थे, जिनमें से 3 विधायक हैं, 3 पूर्व विधायक हैं, जो जेपी नड्डा से दिल्ली में मिले थे, इनकी मुलाकात का असर हो गया और इनको इनके चुनाव क्षेत्रों में अपनी पसंद के अनुसार मंडल अध्यक्ष चुनने का मौका मिल गया। आज जैसे धर्मशाला में चुनाव हो गए हैं, बड़ी सारी जगह हो गए हैं। अगर हम मंडल चुनावों की बात करें तो अब जितने 58 के आसपास मंडल बचे थे उनमें से सिर्फ 28 बचेंगे, बाकी आज अनाउंस हो जाएंगे। 171 में से अगर इतने मंडल हो जाएं 50% से ज्यादा तो जिलाध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं। हालांकि जिलाध्यक्ष के चुनावों के लिए भी जो लिस्ट है वो दिल्ली चली गई है। 29 या 30 तारीख को दिल्ली में बैठक है और वहां से वो बुलेटिन आएगा कि किस किस को जिलाध्यक्ष लगाना है। और उस जो ये नियुक्ति है, उस नियुक्ति में भी जो ये जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है, महिला, एससी और इस तरह का जो रोस्टर है वो लगेगा उसमें। और भाजपा इस नियुक्ति में ये कोशिश करेगी कि इसमें भी इसी तरह से जो जैसे मंडल के चुनावों में शिकायत मिली थी उस तरह की शिकायत ना रहे। लेकिन जिलाध्यक्षों का चुनाव के बाद नए साल के जनवरी के 15 जनवरी से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। और प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नाम चर्चा में अभी हैं, मैं पहले उनको आपको बता दूं। उसमें वर्तमान जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, इनका नाम भी है ताकि इनको भी दोबारा टाइम मिल सकता है। बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल हैं जो महामंत्री पहले रह चुके हैं। उसके बाद नाम में हालांकि सतपाल सत्ती और रणधीर शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है। विपिन परमार कांगड़ा से बड़ा सॉलिड एक चेहरा इसके लिए हैं। और अगर हम सांसदों की बात करें तो इंदु गोस्वामी जो राज्यसभा में है प्रेजेंटली, उसके बाद सिकंदर कुमार वो भी राज्यसभा में है, और जो राजीव भारद्वाज हैं जो लोकसभा में कांगड़ा से हैं। अब जो चयन होगा प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो ये भी एक चीज देखी जाएगी कि जो जेपी नड्डा किसको इसके लिए ठीक समझते हैं, क्योंकि हिमाचल भाजपा की हर छोटी छोटी बातों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मामला जा रहा है और फिर वहां से सेटल होकर आ रहा है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी हिमाचल के मामले में उनकी ही बात सुनी जाएगी। दूसरी तरफ बात यह है कि अगर क्योंकि आगे जो चुनाव आ रहा है वो सिर्फ विधानसभा का आएगा, लोकसभा का चुनाव हो गया है, इसीलिए बीजेपी इन चीजों पर भी गौर करती है कि जिन्होंने खुद चुनाव लड़ना है उनको संगठन के ये महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा जाए, क्योंकि बाद में फिर जो इंटरेस्ट हैं उनका क्लैश भी होता है। इसीलिए अगर विधायकों में से चयन नहीं हुआ या जो और कोई वजह हुई, वैसे बहुत लंबे समय से शिमला संसदीय सीट में प्रदेश अध्यक्ष का पद है, इसीलिए हमीरपुर या कांगड़ा में ये जा सकता है क्योंकि मंडी में नेता प्रतिपक्ष का पद अभी है। और अगर विधायक इसमें नहीं हुआ तो फिर सांसदों में इंदु गोस्वामी और डॉक्टर सिकंदर या राजीव भारद्वाज, इन 3 नामों में से कोई होगा। अदरवाइज जो मैंने नाम बताए उनमें से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भाजपा कोई फैसला ले सकती है। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से जल्दी क्यों लौट रहे हैं। देखिए, हिमाचल में नए चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर हो गया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति जो है वो हिमाचल में हुई थी और इनका नाम है जस्टिस GS संधवालिया। और इनकी नियुक्ति हो गई थी रविवार को 29 दिसंबर रविवार को राजभवन में इनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और इनका शपथ ग्रहण समारोह जो होगा उसके लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली से जल्दी आना पड़ेगा। वैसे अगर शेड्यूल्ड टाइम है तो उसके मुताबिक भी सीएम ने वैसे 29 को ही आना था, क्योंकि 26-27 कर्नाटक और 27 को दिल्ली वापस आ गए हैं,
क्योंकि आज वो उन्होंने वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनके पार्थिव देह को भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके बाद क्योंकि शिमला आने के लिए मौसम को देखना पड़ेगा, कल भी मौसम खराब है और जो दिल्ली से फ्लाइट आती है वो खराब मौसम में प्रभावित रहती है, इसीलिए अपना हेलीकॉप्टर भी मौसम इतना अलाउ करेगा कि नहीं वो भी देखना होगा। लेकिन सीएम को कल शाम तक या फिर परसों सुबह आना होगा और रविवार को ये जो शपथ ग्रहण है वो राजभवन में है, इसीलिए सीएम को भी जल्दी लौटना है। जहां तक सीडब्ल्यूसी जो ये वहां मीटिंग हुई नव सत्याग्रह जो कर्नाटक में, उसमें दो बातें हिमाचल को लेकर अभी सामने आ रही है। एक तो ये कि क्या जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी कहते रहते हैं, क्या हिमाचल सरकार उस पर आगे बढ़ेगी, और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीसीसी का गठन होना है नए सिरे से, वो पीसीसी का गठन अब होगा, कब होगा, कितने टाइम लेंगे, क्योंकि कर्नाटक की इस बैठक का ही इंतजार किया जा रहा था कि पीसीसी के गठन को लेकर इस बैठक में कोई डिसीजन किया जाए और उसके बाद आगे बात हो। तो ये जो इसी वजह से जो मुख्यमंत्री के आने के बाद बाकी सारी चीजें जो हैं वो एक एक करके आगे बढ़ेंगी और फिर इस पर जो आगे बात होगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज का जो सीनियरिटी केस में ब्रेकिंग हमने कहा है। कल हमने आपको एक अपडेट दी थी इस केस को लेकर कि हिमाचल सरकार ने सिविल सप्लाई का जो केस है ताज मोहम्मद और लेखराम वाला, जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आ गया था, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिविल सप्लाईज को 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाने की बात की गई थी। बाद में जब सरकार ने केस लड़ा तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट रेफर की उसमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जहां सीनियरिटी को बहुत पहले से, काफी सालों पहले से चेंज करना पड़े तो वहां जरूरी नहीं है कि अगर बाकी व्यवस्था उससे प्रभावित हो रही हो तो जो बैक डेट से जहां बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही हो उसको लागू करना जरूरी है। तो उन तर्कों को रखा। उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट में कॉस्ट तो नहीं लगी, लेकिन हाई कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जैसा कि पूर्व का निर्णय है उसके मुताबिक परिणामी लाभ भी कर्मचारियों को दिए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जिनको सीनियरिटी का बेनिफिट दिया गया है। उसके बाद हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है और उसमें यह कहा गया है कि हम सीनियरिटी देने को तैयार हैं। सीनियरिटी देने में जो करंट डेट से होगी, बैक डेट से चाहे ना हो, लेकिन जो परिणामी लाभ है एटलीस्ट कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट और इंक्रीमेंट वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, बिखर जाएंगी। अब वो एसएलपी रजिस्टर हो गई है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में। अब सिर्फ जो डेट फिक्स होनी है या नोटिस होने हैं, और जैसे ही ये चीजें होती हैं उसके बाद सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये चिट्ठी जाएगी सिविल सप्लाई से कि अब जो परिणामी लाभ या सीनियरिटी देने का मैटर है उनको रोका जाए, फिलहाल स्टैंड स्टिल किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं देता। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि जो हिमाचल सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल पारित किया, उस बिल को 12 दिसंबर 2003 से ही क्यों लागू किया जा रहा है और केवल कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी ही उसके दायरे में क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारी ये बहस चल रही है कि ये जो बिल पास हुआ है उसमें बाकी लोग भी, चाहे वो पैरा टीचर है, चाहे पीटीए हैं, चाहे एसएमसी है, एसएमसी तो शायद अभी है नहीं उस सेटअप में, लेकिन पीटीए और जो पैरा टीचर हैं वो आगे हैं और उन पर भी इसको लागू किया जाए। एक पक्ष ये डिमांड में शुरू हो गया है। लेकिन अभी एक चीज का समझना जरूरी है कि जो बिल है विधानसभा में जो रखा गया था, जिसको अब गवर्नर ने जो मंजूर करना है, उसके बाद ये नोटिफाई होगा और एक्ट बन जाएगा और सभी विभागों के लिए कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनके लिए एक डिफेंस हो जाएगा। इस बिल को 12 दिसंबर 2003 से ही क्यों लागू किया गया है? देखिए, जब 2003 में कॉन्ट्रैक्ट की एक पॉलिसी बनाने के बाद, पॉलिसी तो खैर पहले भी थी, लेकिन 2003 में जो हमारे प्रेजेंट आरएनपी रूल हैं, जो आर्टिकल 309 के तहत बनाए जाते हैं, उन रूल्स का एक प्रोविजन था कॉलम नंबर 10 ऐड करने के लिए, और उसी में यह गलती हो गई थी जिसको राज्य सरकार कह रही है कि हमने अभी बिल के जरिए इसमें सुधार किया। अब देखिए इसमें गलती क्या है। चीफ सेक्रेटरी ने सभी को चिट्ठी लिखी, प्रेस्क्राइबिंग ऑफ प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये अंडर सेक्रेटरी पर्सनल की तरफ से गई, उन्होंने लिखी, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी को भेजी गई और सभी को यह कहा गया है
कि आई एम डायरेक्टेड टू से दैट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट may also be prescribed in addition to other mode of recruitment in all RNP rules। इस चिट्ठी में यह कहा गया कि सभी विभाग अपने RNP रूल्स में जो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है उसको भी अपने मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में ऐड करें। इसके लिए सभी RNP रूल को बदला जाए, ऐसा कहा गया। इन दिस देयरफॉर requested that all existing RNP rules where the mode of direct recruitment of a post has been prescribed in the same may be amended as such provision of column number 10 of the recruitment and promotion rules be prescribed in the following manner। column number 10 में लिखा गया by direct recruitment or on contract basis। Since the matter has already been approved by the Council of Ministers, it is therefore requested to amend the RNP rules accordingly without referring the matter to the cabinet। ये कहा गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि कैबिनेट ने इसको परमिशन दे दी है, वापस जो आरएनपी रूल बदलने के लिए कैबिनेट में मैटर भेजने की जरूरत नहीं है। सभी विभाग अपने अपने लेवल पर आरएनपी रूल बदलें और उसमें कॉलम नंबर 10 ऐड कर दें। कॉलम नंबर 10 जब ऐड किया गया तो उसमें लिखा गया कि भर्ती कैसे होगी, बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब सरकार का यह कहना है कि कोर्ट में कर्मचारियों ने इसी जो कॉलम नंबर 10 को बेस बनाया कि ये जो आर्टिकल 309 में आरएनपी रूल बने हुए हैं उसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों लिखा है, इसीलिए उनको रेगुलर होने से नहीं रोका जा सकता। और अब इसी करेक्शन को करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आर्टिकल 309 के मैंडेट से बाहर है और वो कर्मचारी आर्टिकल 309 के मैंडेट में तभी आएगा जब वो रेगुलर हो जाएगा। इसी कारण जो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट है उसको होल्ड किया गया है और यह होल्ड किया गया है 12 दिसंबर 2003 से। अब गवर्नर इस पे क्या करते हैं वो एक अलग विषय है, जब आएगा तब आपको बताएंगे, लेकिन वजह मैंने आपको बता दी। जहां तक बात बाकी कैटेगरीज हैं, इस ऑर्डर के अनुसार बाकी कैटेगरीज नहीं इसमें आती, चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अलावा किसी और तरीके से भर्ती किए गए हैं। अगली बात करते हैं अब जो राजकीय शोक का असर है और अब संडे तक छुट्टी है। देखिए सुबह ये ऑर्डर हो गया था, हालांकि ऑर्डर होने में देरी हो गई। भारत सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर रखा है और हिमाचल सरकार ने जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जीएडी हैं प्रवीण कुमार टाक, उनकी तरफ से ये ऑर्डर निकला है सुबह फिर, और इसमें ये कहा गया है क्योंकि भारत सरकार ने 7 दिन का शोक घोषित किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, और इसीलिए हिमाचल सरकार 2 दिन का सरकारी अवकाश इस नेता के सम्मान में घोषित कर रही है। आज और कल ये 2 दिन छुट्टी रहेगी, फिर संडे है तो मंडे को ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे। पहली बात तो ये, और इसमें बोर्ड कॉर्पोरेशन के कार्यालय भी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सारे हैं। सिर्फ इसमें वो जो दफ्तर शामिल नहीं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और जो हमारे बैंक हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होने वाले ऑर्डर के तहत आते हैं, बाकी सभी आज और कल बंद रहेंगे। पहली बात ये हो गई, लेकिन इस ऑर्डर के कारण स्कूलों में कंफ्यूजन हुआ। पहली बात ये, जो समर क्लोजिंग स्कूल हैं जो 9 बजे खुल जाते हैं, वहां पर जो टर्मिनल एग्जाम थे वो एग्जाम शुरू हो गया था और जो पेपर था वो खोल दिया गया था तो पेपर लेना पड़ा, तो एक एग्जाम हो गया। बाकी हालांकि जो कल या परसों एग्जाम है, कल का एग्जाम है उसको रोक दिया गया है, लेकिन 30 तारीख को जो स्कूलों में फंक्शन होने थे, कल्चरल प्रोग्राम होने थे, जो ये एनुअल फंक्शन होने थे, वो रद्द कर दिए गए हैं। अब बहुत सारे स्कूलों से ये कंफ्यूजन है कि क्या अब एनुअल फंक्शन 30 के बाद भी होंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले 20 दिसंबर तक की डेट डिसाइड की थी एनुअल फंक्शन के लिए, फिर उसको बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया गया। अब बहुत सारे स्कूल इसलिए परेशान है कि 30 का फंक्शन तो हुआ नहीं, तो आगे अब डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं। लेकिन हमारा तो जो स्कूल के मुखिया है उनको यही आग्रह है कि नेताओं के चक्कर में ही एनुअल फंक्शन करने के बजाय अच्छा है कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिलाएं और पढ़ाई पर ही फोकस करवाएं अब, क्योंकि एनुअल फंक्शन जो है बाद में भी किया जा सकता है, अगले सेशन में भी किया जा सकता है, उसमें पिछले वाले बच्चों को भी बुलाया जा सकता है, ऐसा कोई अर्जेंसी है नहीं। हालांकि सरकार ने जो इस पर डिसाइड करना है वो बाद में पता लगेगा कि
ये 2-3 दिन मंडे को एक्सटेंड करते हैं या नहीं, वो उसी दिन पता चलेगा। जहां तक बात स्कूलों के रिजल्ट की है, तो जो आरटीई के तहत एग्जाम का रिजल्ट है वो 31 दिसंबर को स्कूलों में है ही, जो पहले की तरह प्रक्रिया चल रही है, उसमें और कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। तो जहां तक राजकीय शोक का बाकी असर है, तो अब पूरे प्रदेश में जो ऑर्डर ये कहता है कि जो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट नहीं होगा इस पीरियड के दौरान, तो इसीलिए शिमला विंटर कार्निवल को भी आज से स्थगित कर दिया गया है। अब 1 या 2 जनवरी को शायद नाइट्स होंगी, इससे पहले नाइट्स अब नहीं होंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी नाइट्स हो रही थी वहां भी लगभग यही सिचुएशन रहेगी। तो जहां तक डीजे और बाकी सारी चीजें हैं, न्यू ईयर को लेकर या क्रिसमस को लेकर जो बीच में व्यवस्था थी, मनाली शिमला लगभग वो भी इससे प्रभावित रहने वाला है। जहां जहां भी राष्ट्रीय ध्वज हिमाचल में लगे हैं वो भी आधे झुके रहेंगे जब तक राजकीय शोक चलेगा। तो ये यूनिवर्सिटी ने भी अलग से एक ऑर्डर कर दिया है, वीसी ने, कि 27 और 28 को जो 2 डेज जो है वो यूनिवर्सिटी में भी छुट्टी रहेगी, एचपीयू में। तो ये एसपीयू एचपीयू सभी में उस तरह से छुट्टी घोषित हो गई है। तो ये आज की प्रमुख बातें थी जो हमने आज बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा की। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट आपका है, कोई जानकारी चाहिए तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।